आज जो हम बात करेंगे वो होम साइंस के चैप्टर 2 की बात करेंगे, जिसका नाम है नैदानिक पोषण और आहार की बात करेंगे। हम किस चीज़ की बात करेंगे? आहारिका की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर है होम साइंस के लिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। एंड तक बने रहिए, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ आती है, सबसे पहला जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे पोषण। पोषण होता क्या है? पोषण को हम भोजन भी कह सकते हैं, भोजन भी कहते हैं, और एक बेसिकली क्या है, ये पाचन, अवशोषण और उपयोग का विज्ञान है, जो किस चीज़ के लिए किया जाता है? शरीर के ध्यान किया जाता है। कौन से पदार्थों का? पोषक जैसे पदार्थों का, ठीक है। और ये पोषण संबंधी भोजन और खाने के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक पहलुओं से भी है। पोषण का संबंध किस चीज़ से? खाने के सामाजिक विज्ञान की। आपने देखा होगा कि कई सारी जगह पे जब हम जाते हैं तो वहाँ का फूड चेंज हो जाता है, फूड का कल्चर चेंज हो जाता है। जैसे आप दिल्ली जाओ तो छोले भटूरे सबसे ज़्यादा मिलेंगे आपको। आप महाराष्ट्र चले जाओ तो बड़ा पाव, पाव भाजी, ठीक है। आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ तो आपको मोमोज, बल्कि वो मोमोज वहाँ से ज़्यादा दिल्ली में ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। लोकल फूड भी है, कहीं की पूरन पोली है, कहीं का पोहा है, कहीं उपमा है, कहीं डोसा है, कहीं की पिन्नी है, ठीक है। इस तरीके से उत्तराखंड जाओगे तो बाल मिठाई आपको देखने को मिलेगी। ये भोजन सामाजिक पहलू को भी डिसाइड करते हैं, कल्चर को भी डिसाइड करते हैं कि आप कौन सा भोजन किस कल्चर में खाया जाता है। अभी बेसिकली छठ निकली तो छठ में सबसे ज़्यादा जो पसंद किया जाने वाला भोज्य पदार्थ होता है वो होता है ठेकुआ, ठीक है। राजस्थान के अंदर जाओगे तो आप दाल बाटी चूरमा की बात करोगे। ये भोजन किस तरीके से होता है और क्या किस तरीके से बात करते हैं, ठीक है। दूसरी बात आती है समुचित पोषण और अच्छा पोषण, पर्याप्त पोषण महत्वपूर्ण है। क्यों चाहिए हमें अच्छा पोषण? क्यों चाहिए? जब तक आपके फूड में न्यूट्रिशंस नहीं होंगे, आपका खाना जो भोजन है वो आपका पोषक तत्वों वाला नहीं होगा, तो आपका क्या हो सकता है? क्या आपको पता है? ठीक है। पहले के लोग ज्यादा क्यों जीते थे? क्यों जीते थे पहले के ज्यादा लोग? इसलिए जीते थे भाई कि वो खाना अच्छा खाते थे, भोजन शुद्ध करते थे, शुद्ध हवा थी उनके पास, उनके पोषक तत्व में ज्यादा थे। उनको पता है पहले सप्लीमेंट लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, ना मल्टी विटामिन लेने की जरूरत पड़ती थी उनको, ना विटामिन डी की जरूरत पड़ती थी उनको, ना कैल्शियम लेने की जरूरत पड़ती थी, फिर भी वो 100 साल तक जीते थे। आज सप्लीमेंट भी है, भोजन भी है, लेकिन आदमी 40 में चला जाता है, एक व्यक्ति 60 में चला जाता है, एक व्यक्ति 25 में चला जाता है। रीजन क्या है? लाइफ स्टाइल, कल्चर, भोजन। सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है जो हमारा फूड का पड़ा है, भोजन का पड़ा है, ठीक है। अच्छा भोजन लेने से हमें क्या होता है? हमें प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए जरूरी होता है। जो हमारी बॉडी में होता है ना, व्हाइट ब्लड सेल्स, तुमने पढ़े हो, बॉडी के अंदर जो सेल्स वगैरह जो प्रतिरक्षा करते हैं हमारी, वो चीज संक्रमण से रोग क्षमता और सुधार देने के लिए होता है। कि जब हम खाना अच्छा खाएंगे तो हमारे अंदर बॉडी क्या होती है? पावरफुल हो जाएगी, उसके सेल्स अच्छे तरीके से काम करेंगे, उसके पास जिंक, फाइबर, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो भी उसको मल्टी विटामिन चाहिए, न्यूट्रिशंस वैल्यूज चाहिए उसको, कम लेवल पे या बड़े लेवल पे, वो उसके पास पर्याप्त मात्रा में होगी, तो वो किसी भी बीमारी से लड़ने की क्षमता होगी उसके अंदर। विभिन्न प्रकार की बीमारियों से स्वास्थ्य लाभ के लिए, असाध्य बीमारियों से निपटने के लिए, ठीक है, ये सारी चीजों के लिए आप किसी भी भोजन, जो आप अपने डाइटिशियन के पास जाओगे ना, आप बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती है जो हमारे खान पान से चेंज हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग क्या कहेगा कि वो मौसम के अकॉर्डिंग, महीने के अकॉर्डिंग खाना बना के गए हैं। आज हम सिर्फ एक ही चीज पे निर्भर रह गए हैं, रोटी के ऊपर। लेकिन पहले जो हमारा भोजन था वो अलग अलग चीजों से बना हुआ था। कभी रागी खाते थे, कभी ज्वार खाते थे, कभी बाजरा खाते थे, कभी मक्के का आटा खाते थे। आज सिर्फ एक ही ग्रेन, गेहूं। और आज दुनिया के अंदर पता है क्या, वो सारी चीजों के ऊपर जा रहे हैं हम लोग। पिछली जितनी भी चीज़ है मल्टीग्रेन्स के ऊपर, आज बड़े बड़े ब्रांड्स मल्टीग्रेन का ब्रांड करके आटा बेचते हैं। रीज़न क्या है? हमें पता है उनकी क्वालिटीज़, उनकी वैल्यूज़ क्या थी, न्यूट्रिशंस वैल्यूज़ क्या थी, और आज हम उनको भूल चुके हैं और हम जो चीज़ें रिफाइन की चीज़ के ऊपर आ चुके हैं, ठीक है। अगर अच्छी मात्रा में भोजन ना किया जाए तो क्या होगा? शरीर में रोग क्षमता में रक्षा की कमी आएगी, स्वास्थ्य समस्याएं जटिल हो जाएंगी, घाव भरने में कठिनाई होगी, शरीर द्वारा दबाव का उपयोग नहीं हो पाना। जब हमारे पास पाचन ही अच्छे तरीके से नहीं होगा, पोषक तत्व भी अच्छे तरीके से नहीं होंगे, तो पाचन किस तरीके से होगा, उपयोग कैसे होगा? विभिन्न अंगों को सुचारू रूप से कार्य करने में कठिनाई आना, समस्याओं का उत्पन्न करना, ठीक है। जब हम पोषण की बात करते हैं तो पोषण हमेशा स्वास्थ्य से रिलेटेड होता है, ठीक है। एक दूसरे से जुड़े हुए हैं भाई, ये पोषण और स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप जैसा खाओगे आप वैसा बनोगे। आप मोमोज खाते जाओ, आपकी आंत जितनी भी है आपके वहाँ पेट के अंदर मैदा ही जम जाएगी। आप फ्रूट जूस पियो ना, आप फ्रूट्स खाओ ना,
मोमोज 100 रुपए की प्लेट आती है और सीजनल फ्रूट 100 रुपए में 2 किलो आ जाते हैं। आप आपकी पूरी फैमिली खाएगी उसको, लेकिन मोमोज आप अकेले खाओगे। ठीक है, छोले भटूरे 160 रुपए की प्लेट आती है, 160 में 3 किलो सीजनल फ्रूट आएंगे। इस तरीके से आप उसको मैनेज करो ना। ठीक है, नैदानिक पोषण क्या होता है? पोषण का विशेष क्षेत्र जो बीमारियों से संबंधित है, इस क्षेत्र को चिकित्सीय पोषण उपचार भी कहा जाता है। आपने देखा होगा कि आप बहुत ज्यादा बीमार पड़ते हो, किसी भी चीज होती है तो हम हमारे घर के अंदर उसको फूड को चेंज कर देते हैं। खिचड़ी दे दी, सॉलिड की लिक्विड डाइट पे आ जाते हैं। ठीक है, हल्दी वाला दूध, ये जो चिकित्सीय पोषण का उपचार होता है, इसको चिकित्सीय पोषण उपचार भी कहा जाता है। कि कोई बीमारी होती है, कोई रोग क्षमता होती है, बीमारी से संबंधित होती है, विशेष बीमारी जो बीमारी से संबंधित है, पोषण का विशेष क्षेत्र, उसको नैदानिक कहा जाता है। आहारी का क्या कहा जाता है? आहार की वह विज्ञान है जो बताता है कि भोजन और पोषण मानव के स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करते हैं, कैसे प्रभावित करते हैं, ये वो चीज है। ठीक है, नैदानिक पोषण और आहारिका का महत्व। बीमारियों की रोकथाम और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए आहार विशेषज्ञ और नैदानिक पोषण चिकित्सा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल निभाते हैं। एक हमें डाइट बना के देते हैं वो लोग। ठीक है, डाइट बना के देते हैं, हम उस डाइट को फॉलो करते हैं। उसमें होता है कि हमें कितनी प्रोटीन चाहिए, क्या क्या सोर्स से चाहिए। नई बीमारियां जैसे HIV और गैर संक्रमक बीमारियां, चीरकालिक रोग जैसे मोटापा, हृदय रोग, अति तनाव, मधुमेह व्यापक रूप से बढ़ रही है। ओबेसिटी, ठीक है, शुगर की बीमारी, डायबिटीज जिसको कहा जाता है, वो बहुत ज्यादा बन रहा है। डायबिटिक कैपिटल के रूप में देखा जाता है एक तरीके से देखा जाए तो। ठीक है, हार्ट्स की प्रॉब्लम, कार्डियक अरेस्ट, अभी मैं तुमसे बात कर रहा था कि 25 साल में भी चला जा रहा है, कोई 40 में भी जा रहा है, कोई 60 में भी जा रहा है। पहले 100 के जीते थे। रीजन क्या? वो बीमारियां, भोजन चेंज हो गया। ठीक है, जनसंख्या की परिवर्तन हो रहे हैं। जनसंख्या में वो भाग बढ़ रहे हैं जैसे वृद्धजन, जिनको देखभाल, सहायता और आहार सलाह की आवश्यकता दी जाती है सबसे जरूरी, कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। आप एक बुजुर्ग को जो सीनियर सिटीजन है, आप उसको छोले भटूरे नहीं खिला सकते, आप उसको हैवी फूड नहीं खिला सकते, हैवी पोषण नहीं दे सकते। तो वो ये चीजें सलाह दी जाती है, आहार की सलाह दी जाती है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। विभिन्न बीमारियों के उचित प्रबंधन के लिए चिकित्सीय आहार का सुझाव जरूरी है। रोगी की पोषण स्थिति तथा आवश्यक आकलन के उपरांत पोषण विशेषज्ञ द्वारा ही दिया जाता है। देखा जाता है कि जो पोषण विशेषज्ञ होता है वो उसको डिसाइड करता है क्या देना है और क्या नहीं देना है। मरीजों के पोषण में नई तकनीक, नए तरीके और पूरक सप्लीमेंट का उपयोग तथा पोषण संबंधी आधारभूत शोध, रिसर्च, विभिन्न पोषकों और अन्य पदार्थ जैसे पोषण औषध, ठीक है, चिकित्सीय खाद्य पदार्थ, पादप रसायन जिसको कहा जाता है, जैव सक्रिय पदार्थों की भूमिका के विषय में उन्नति हुई है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, मॉडर्न होते जा रहे हैं, वैसे वैसे नई नई रिसर्च आती जा रही है। और जब नई नई रिसर्च आती जा रही है, उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उसको बहुत ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिलता है, बहुत सारे लोगों को लाभ मिलता है उस चीज़ से। वो चीज़ यहाँ पर है। चिकित्सीय पोषण आहार विशेषज्ञ प्रत्येक व्यक्ति मरीज की पोषण देखभाल एक सुव्यवस्थित और औचित्यपूर्ण तरीके से करता है। आवश्यकता के अनुसार कर सकता है कि किस तरीके से क्या करना है, क्या नहीं करना है। पोषण के क्षेत्र में उन्नति होती जा रही है आजकल काफी ज्यादा। ठीक है, भारत के अंदर जो खाने पीने चीज, खाद्य सुरक्षा की जो गारंटी है जिसकी, वो किसकी है, वो कौन देखता है, वो कौन सा डिपार्टमेंट देखता है? FSSAI के अनुसार विशेष आहार उपयोग के लिए खाद्य पदार्थ या न्यूट्रिशनल या स्वास्थ्य के लिए पूरक पदार्थों का अर्थ ऐसे खाद्य पदार्थ है जो विशेष रूप से संसाधित या विशेष आहार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किए जाते हैं। वो कह रहे हैं न्यूट्रिशनल या स्वास्थ्य के लिए पूरक सप्लीमेंट क्या होते हैं, सप्लीमेंट क्या होते हैं, वो कह रहे हैं सप्लीमेंट क्या होते हैं, वो एक ऐसे होते हैं कि एक ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जो विशेष रूप से संसाधित या विशेष आहार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किए जाते हैं, जो किसी विशेष शारीरिक स्थिति या विशिष्ट बीमारियों के कारण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो बहुत सारे सप्लीमेंट्स आते हैं। अब जरूरी है कि हमेशा मेडिकल की दुकान पे जाओ, आप कह दो हमें ये चीज़ है, वो नहीं देगा। वो पता है क्या कहता है कि आप जाओ डॉक्टर से प्रिस्क्राइब लेके आओ। क्यों? क्योंकि वो सप्लीमेंट वही देगा जो इस बॉडी को हमारे को नीड है। हीमोग्लोबिन के लिए चाहिए तो हीमोग्लोबिन वाली सप्लीमेंट्स देगा, विटामिन डी के लिए चाहिए तो डी के लिए देगा। ऐसा नहीं है कि सब कुछ दे दे। तो जब भी आप सप्लीमेंट्स लो तो अपने डॉक्टर से जरूर प्रिस्क्राइब कराएं। डॉक्टर से बिना प्रिस्क्राइब किया हुआ कोई भी सप्लीमेंट नहीं लेना, आपकी बॉडी के लिए हानिकारक होगा सबसे ज़्यादा, याद रखना।
ठीक है, एक से अधिक तत्व शामिल हो सकते हैं उसमें, उसके भाग पाउडर के रूप में हो सकता है, खनिज या विटामिन प्रोटीन अमीनो एसिड के योग्य के रूप में होता है, पशु के मूल के पदार्थ होते हैं, पूरक खाद्य पदार्थ जो कुल आहार सेवन में वृद्धि करते हैं, सप्लीमेंट होते हैं जो वो जो हमारी फूड होती है पोषक तत्व होते हैं उसमें फायदा करते हैं। ठीक है, चिकित्सक खाद्य पदार्थ क्या होते हैं, जो डॉक्टर के पर्चे पर उपलब्ध होते हैं, जैसे विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए होते हैं निर्मित, जैसे ORS, लैक्टोज रहित दूध या कुछ भी हो सकता है। फिर आता है पादप रसायन जिसको फाइटोकेमिकल्स कहा जाता है। ठीक है, ये जैव सक्रिय यौगिक खाद्य पदार्थों में से मौजूद ऐसे गैर पोषक तत्व जिनमें क्रियात्मक या जैव क्रियाशीलता होती है और वे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। प्रतिऑक्सीकारक जैसे बीटा कैरोटीन, कैरोटीनॉइड, ये सारी चीज होते हैं जिनको पादप रसायन बोलते हैं। ठीक है, एक गैर पोषक तत्व हैं जिनमें क्रियात्मक या जैव क्रियाशीलता होती है। फिर आते हैं आहार विशेषज्ञ या चिकित्सक की भूमिका। चिकित्सक की भूमिका क्या होती है वो चीज हम देखते हैं। ठीक है, रोगी की पोषण स्थिति का मूल्यांकन करके पोषण आवश्यकताओं का विश्लेषण करना, सलाह देना या डॉक्टर द्वारा लिखी गई तकनीक सूचना को आहार संबंधित निर्देश में बदलना एक किसका काम होता है, ये डाइटिशियन का काम होता है, आहार विशेषज्ञ का काम होता है। आहार विशेषज्ञ का काम क्या होता है कि वो एक रोगी का पोषण का मूल्यांकन करेगी। ठीक है, पोषण की आवश्यकता का विश्लेषण करना, सलाह देना, डॉक्टर द्वारा जो उसको प्रिस्क्राइब किया गया उस चीज के बारे में बताना। ठीक है, रोगियों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आहार योजना बनाना, डाइट प्लान देना कि उसको कौन कौन सी चीज, कौन कौन से न्यूट्रिशन वैल्यूज चाहिए, वो सारी चीजें पूरी करेगी। ठीक है, कौन करेगी, डाइटिशियन करते हैं। आहार को सही तरीके से बताना, खिलाड़ियों के लिए अलग अलग जो सेवा के फील्ड होते हैं, अलग अलग जो करियर का ऑप्शंस होता है, वो उनको अपने करियर के अकॉर्डिंग या फील्ड के अकॉर्डिंग उनको ज़्यादा न्यूट्रिशन से ज़्यादा पोषण चाहिए होता है, वो उसके अकॉर्डिंग डाइट प्लान बनाते हैं। ठीक है, वृद्धाश्रम, स्कूल, अनाथालय आदि संस्थानों में आहार सेवाओं का प्रबंधन करना, दीर्घकालिक बीमारियों की रोगियों की जटिलता को रोकने व जीवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। वो कह रहे हैं दीर्घकालिक बीमारियों की रोगी की जटिलता को रोकने व जीवन की गुणवत्ता बनाने के लिए स्वास्थ्य को बढ़ावा देना किसका काम है, आहार विशेषज्ञ का काम है, डाइटिशियन का काम है। किसका काम है, डाइटिशियन का काम। फिर आते हैं आहार चिकित्सक। चिकित्सीय उद्देश्य के लिए भोजन के उपयोग से संबंधित आहार विज्ञान की एक शाखा है। क्या है, आहार चिकित्सक है, चिकित्सक उद्देश्य आहार विज्ञान की एक शाखा है, या विभिन्न रोगों से पीड़ित रोगियों की पोषण की आवश्यकता और उनके सही प्रकार के आहार निर्धारित करने से संबंधित है। ये एक आहार विज्ञान की शाखा है जो कि एक विविध अलग अलग प्रकार की जो रोगियों की आवश्यकता होती है उस प्रकार से निर्धारित करते हैं कि कौन सी चीज किसको दी जानी चाहिए। इसके उद्देश्य क्या है, मरीज की भोजन संबंधी आदतों को ध्यान में रखते हुए आहार की योजना बनाना। होता है ना, कई सारे लोग होते हैं जो कुछ भी खा लेते हैं बाहर का, जा रहे हैं स्ट्रीट पे, जा रहे हैं स्ट्रीट पे मोमोज खा लिए, आगे चले तो उनको सोडा दिखा वो पी लिया, आगे चले तो उनको चाउमीन दिखी वो खा लिए। उस आदत को चेंज करने की कोशिश करते हैं और उसमें एक प्लानिंग तरीके से डायबिटीज करते हैं। तुमने देखा होगा कि आज वो डाइट की प्लान करते हैं। ठीक है, बीमार के हालत को सुधारने और नियंत्रण में रखने के लिए वर्तमान आहार में परिवर्तन करना। अब आजकल पता है क्या हो रहा है, आजकल बहुत सारे लोग होते हैं जो फिटनेस की तरफ जा रहे हैं, फिटनेस फ्रीक हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि उनका वेट ऐसे हो रखा है, हैवी हो रखे हैं वो। अब तो उनको ना बहुत सारी चीजें, एक डाइट प्लान की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, डाइटिशियन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। वो डाइट में अपने के हिसाब से कितनी आपको कार्ब्स चाहिए, कितने प्रोटीन चाहिए, कितने मल्टीविटामिन किस मात्रा में चाहिए, किस मात्रा में डेली यूसेज चाहिए। ठीक है, वो सारी चीजें जो होती है, कैलोरीज कितनी चाहिए आपको, वो सारी चीजें जो होती है वो एक डाइटिशियन ही डाइट प्लान में देता है। आपको वेट लॉस के लिए डाइट अलग चाहिए, वेट गेन के लिए डाइट अलग चाहिए, वो सारी चीजें होती हैं जो ये देते हैं। ठीक है, पोषणहीनता की स्थिति में आहार उपचारहीनता को दूर करना, दीर्घकालिक व अल्पकालिक बीमारियों में आहार उपचार और समस्याओं को रोकने में मदद करना। ठीक है मेरे गुल्लू मुल्लू, ये वो चीज काम होते हैं। दीर्घकालिक व अल्पकालिक बीमारियों में आहार उपचार और समस्याओं को रोकने में मदद करना, किस तरीके से बात होती है। ठीक है, आज मैं आपको एक दो चीज बताता हूँ। आप ना दोस्त बनाओ, दोस्त होने चाहिए, दोस्त से बड़ी चीज कुछ नहीं है, याद रखना ये चीज। ठीक है, एक ऐसा ही रिश्ता है जो भगवान बना के नहीं भेजते, ये हम खुद बनाते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्त ऐसा होना चाहिए जैसे आप उस स्थिति में स्वीकार करें आपको।
कभी आपको चेंज होने के लिए ना बोले। ठीक है, दोस्त एक ऐसा बनाओ जिससे आप बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दो। ठीक, दोस्ती जय वीरू की होनी चाहिए। दोस्ती ऐसी रखो कि आपको रात को 2 बजे भी जरूरत पड़े ना तो वो फोन उठा ले, ये ना कहे यार सो रहा हूं बाद में फोन करना। दोस्त दोस्त होता है। हॉस्पिटल के बाहर अक्सर लिखा होता है, हार्ट वाले हॉस्पिटल्स के बाहर, अगर दिल खोल लिया होता दोस्तों के बीच में, अगर दिल खोल लिया होता दोस्तों के बीच में तो ना खुलवाना पड़ता औजारों से। ठीक है, तो भैया अपने दोस्तों के साथ मस्त रहो, चिल रहो, जस्ट पार्टी वार्टी करते रहो, लेकिन बोर्ड्स के ध्यान रखते रहो। ठीक है, बोर्ड्स पे भी ध्यान दो। आहार पोषण की देखभाल क्या होती है? बीमारियों के दौरान पोषण देखभाल विभिन्न गतिविधियों और संगठित समूह से शामिल होती है। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है पोषण स्थिति का आकलन, मूल्यांकन और पोषण समस्याओं का निदान होता है। पहले सबसे पहले देखते हैं कि इसका पोषण क्या है, क्या खाता क्या है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं खाता क्या है, देन उसके बाद उसके ऊपर डायग्नोस किया जाता है, निदान किया जाता है। फिर पोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पोषण हस्तक्षेप की योजना बनाना और वरीयता तय करना होता है। फिर देखना होता है कि किस चीज़ को किस व्यक्ति को किस चीज़ की, किस मरीज को किस चीज़ की जरूरत है, तो फिर उस चीज़ को वो उस चीज़ को ऐड करते हैं सप्लीमेंट में, उसको सबसे ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं। अगर मान लो किसी को कैलोरीज चाहिए तो उसको कैलोरीज देंगे, किसी को प्रोटीन चाहिए तो उसको प्रोटीन ऐड करेंगे, किसी के में कुछ भी अलग अलग तरीके की चीज़ें होती है डाइट, ठीक है, वो चीज़ करेंगे। ठीक है, देखभाल परिणामों का मूल्यांकन होगा, अगर उसके टेस्ट करवाने होंगे तो टेस्ट आवश्यकता हो तो उनमें परिवर्तन किया जा सकता है। पोषण मूल्यांकन क्या होता है? रोगी की जो पोषण स्थिति में पोषण संबंधी आवश्यकता होती है ना, वो निम्न तरीके से पूरी की जाती है, ABCD के थ्रू किया जाता है, क्रम वाइज किया जाता है, सिस्टम वाइज किया जाता है। सबसे पहले आता है एंथ्रोपोमेट्रिक आता है, मानवीय, यानी इसमें देखा जाता है, इसमें आपकी बॉडी को देखा जाता है, आपकी बॉडी का वेट कितना है, हाइट कितना है, शारीरिक माप कैसा है। फिर आता है बायोकेमिकल। फिर क्या आता है आपका बेटा? बायोकेमिकल आता है। बायोकेमिकल होता है क्या है? बायोकेमिकल होता है प्रयोगशाला में जैव रासायनिक जांच, जैसे ब्लड की, यूरिन वगैरह की जांच जो होती है, जो बायोकेमिकल्स के आते हैं, उस चीज को देखा जाता है। और भौतिक मापों की जानकारी को डॉक्टर निदान से संबंधित करता है। फिर डॉक्टर डायग्नोज करता है। कि आपको कौन सी बीमारी है। आपको अक्सर कराया जाता है ना ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट कराए जाते हैं, आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन देखा जाता है, लिम्फोसाइट्स देखी जाती हैं, WBC देखी जाती है, RBC देखी जाती है, प्लेटलेट्स देखी जाती हैं। ठीक है, इनको देख के वो डायग्नोस करता है। यूरिन में देखा जाता है यूरिक एसिड कितना आ रहा है, यूरिन के थ्रू से ब्लड तो बाहर नहीं जा रहा, और भी जो मिनरल्स वगैरह हो रहे हैं वो ना जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। फिर उसके बेस पे क्या किया जाता है? फिर क्लिनिकल चीज़ दी जाती है, उस पर देखा जाता है कि रोगी के स्वास्थ्य, आहार, व्यक्तिगत और चिकित्सीय इतिहास की जानकारी प्राप्त करना। फिर डॉक्टर आपसे पूछते हैं बीमारी कितने टाइम की है, क्या करते हो आपको पहले से तो नहीं थी, किसी के परिवार में किसी को तो नहीं थी, ये क्लिनिकल चीजें होती हैं। फिर वो उस डिसीज की पहचान करता है कि कौन सी बीमारी है और प्रमुख किस वजह से हो रही है। इस तरीके से ही होता है ना, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाते हैं, वो सारी इसी तरीके से डिसाइड करता है, इसी तरीके से देखते हैं वो। ठीक, फिर आते हैं आहार के प्रकार। कितने होते हैं? होता है सामान्य आहार, जो नियमित आहार जो हम लोग रोज करते हैं। संतुलित आहार, स्वास्थ्य व्यक्ति की जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी खाद्य समूह होते हैं। ठीक है, फिर आते हैं संशोधित चिकित्सक आहार। संशोधित और चिकित्सक आहार आते हैं, क्या होते हैं? सघनता और बनवा में परिवर्तन, जैसे तरल पदार्थ या तरल और नरम आहार देते हैं। फिर ऊर्जा में सेवन में वृद्धि या कमी करते हैं। पोषक तत्वों में अधिक मात्रा में देना है या कम मात्रा में देना है। और भोजन की संख्या में परिवर्तन करते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, इसको बोलते हैं संशोधित आहार। सघनता में परिवर्तन कि आपको क्या देना है, आपको सॉलिड देना है, ठीक है, लिक्विड में देना है आपको, या फिर किसी और तरीके से देना है। तो सबसे पहले आता है तरल आहार। ठीक है, लिक्विड डाइट की बात करते हैं हम। लिक्विड डाइट होता है क्या है? कमरे के तापमान पर सामान्यतः द्रव अवस्था में रहते हैं। किसमें रहते हैं? ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। और जब रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहते हैं तो इनको लिक्विड फूड कहा जाता है, जिसमें फाइबर से युक्त होते हैं। ठीक है, जैसे नारियल पानी, जूस हो गया, दूध हो गया, छाछ होगी, शेक हो गए, मिल्क शेक वगैरह हो गए, ये क्या रहते हैं? आपके लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। लिक्विड फॉर्म में फाइबर सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, वो चीज होगी। इन सारी चीजों को पोषक के रूप में होते हैं। ठीक है, अगर जाठरंत्र या
इंटेस्टाइनल गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल क्षेत्र सामान्य रूप से काम कर रहा हो तो पोषक तत्व आसानी से अवशोषित हो जाते हैं। उन व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है जो चबाने या निगलने में असमर्थ होते हैं, जैसे पोस्ट ऑपरेटिव रोगी। पोस्ट ऑपरेटिव रोगी मतलब जिनकी ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन के बाद उनको जो डाइट दी जाती है वो लिक्विड डाइट दी जाती है। बोला जाता है जूस पिलाओ, लिक्विड दो, पानी पिलाओ, नारियल पानी हो गया, ठीक है, दूध हो गया, छाछ होगी, जिसको मट्ठा भी कहते हो तुम लोग, उस चीज की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव में जब बात होती है तो। देन उसके बाद क्या आता है, पूर्ण स्पष्ट तरलता, जो सबसे ज्यादा पतला होता है उससे, ठीक है, जैसे सूप हो गया, ठीक है, हल्दी चाय होगी, ये सबसे ज्यादा सूप होता है, मतलब इनमें लिक्विड की संरचना बिल्कुल नहीं होती, इसमें फाइबर भी नहीं होता, सिर्फ लिक्विड होता है। ये सर्जरी के तुरंत बाद दिया जाता है, व्यक्ति की पोषक संबंधी आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा नहीं करता। इसमें सारी चीजें नहीं होती, ना फाइबर होगा ना कैलोरीज होंगी, ठीक है, ये चीज। फिर आता है नरम आहार। ये नरम आहार होते हैं लेकिन ठोस खाद्य पदार्थ होते हैं जो हल्के पकाए जाते हैं, ये अधिक रेशेदार या गैस बनाने वाले खाद्य पदार्थ नहीं होते। इन आहारों को चबाना और पचाना आसान होता है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा बुजुर्ग सीनियर सिटीजन को दिया जाता है। और खिचड़ी होगी, दलिया हो गया, साबूदाना खीर होगी, ये क्या होता है, इस तरह के आहार से अपचन, पेट में फूलने, मतली, ऐंठन अथवा किसी अन्य जोखिम का खतरा कम से कम होता है। ये गैस नहीं बनाते ना, गैस बनने वाली चीजें नहीं होती हैं। ये उपचार के अनुसार एक आहारी संशोधन है जो पूर्णतः नरम होता है और कठोर रेशे बीजों एवं उच्च वसा या मसालेदार खाद्य पदार्थों के बिना केवल सरल और आसानी से पचने वाला आहार है। तब दिया जाता है जब पाचन तंत्र को आराम करने की सलाह दी जाती है। जब किसी को दस्त लगते हैं ना, लूज मोशन जो हम कहते हैं, बुखार आता है, तो डॉक्टर क्या बोलता है, फूड चेंज कर दो। जो भी ये रोटी सब्जी खा रहे हैं, घी खा रहे हैं, तेल खा रहे हैं, मसाले खा रहे हैं, साइड कर दो, इनको नरम भोजन दो, खीर दे दो, दलिया दो, खिचड़ी दो। मूंग दाल की खिचड़ी खाई है ना, कभी तो खाई होगी यार, मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट है मूंग दाल की खिचड़ी। कभी ना कभी हर किसी इंसान ने खाई है मूंग दाल की खिचड़ी। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, सबसे ज्यादा सॉफ्ट होती है और सबसे अच्छी लगती है, ठीक है, ये चीज है, ठीक है। ये वो आहार होते हैं जिनको बढ़ती उम्र के साथ चबाने में समस्या होते हैं, इनको संशोधन किए जाते हैं। ये चिकित्सा संशोधन नहीं है, सिर्फ खाना पकाने में चेंज कर दिए जाते हैं। जैसे कि नरम मसाला, कुचला हुआ पदार्थ हो गए, फल सब्जी जिनको चबाने में आसानी होती है, वो चीज कुचल देते हैं। मेरे दादाजी थे ना, तो मूली जो सैलेड होता है ना, वो सैलेड हम चबा नहीं सकते थे, दादाजी चबा नहीं पाते थे। तो दादी पता क्या करती थी, पहले उनको कुचल के देने लगी थी, कुचल के देने लगी थी, एकदम कुचल के, लेकिन बाद में उनको कद्दूकस करके देने लग गए थे कि वो आसानी से पच जाता था और आसानी से चबा लिए जाते थे, ठीक है। फिर आते हैं ऊर्जा, कैलोरीज की बात होती है, कैलोरीज की बात होती है। तो कैलोरीज सेवन में वृद्धि, जब ज्वार की स्थिति में दिया गया आहार हो, कमी में, जब मोटापे की अवस्था में हो तो कम कर देते हैं कैलोरीज, जो मोटा होता है उसको कम कर देते हैं। पोषक तत्वों की कमी, जैसे शल्य क्रिया, आवश्यकता में अधिक प्रोटीन देना होता है, जो किडनी खराब होने की स्थिति में उसको कम प्रोटीन देना पड़ता है। अधिक या रेशा फाइबर लेने पे ज्यादा हो जाता है। पीलिया में वसा की मात्रा कम कर दी जाती है। पीलिया एक बीमारी होती है, ठीक है, जिसमें ब्लड पानी बनने लगता है शायद, जो मेरे को पता नहीं है, ठीक है। उच्च रक्तचाप में सोडियम लेने पर रोक लगा दी जाती है। नमक कम खाया जाता है हाई ब्लड प्रेशर में। सेवन पर प्रतिबंध होता है। कुछ खाद्य पदार्थों को सेवन सीमित करना है क्योंकि इनमें गैर पोषक आहार अवयव की मात्रा अधिक हो सकती है, जैसे पालक, क्योंकि पालक ऑक्सोलेटस से भरपूर होता है। भोजन की संख्या में परिवर्तन कर दिया जाता है। भोजन के अंतराल विषय की योजना में संशोधन कर दिया जाता है। भोजन लेने के तरीके में बदलाव कर दिया जाता है। भोजन देने के तरीके क्या होते हैं, देखो, अगर कोई व्यक्ति मुंह से ले रहा है, डायरेक्ट मुंह से ले रहा है अपना, तो वो एकदम स्वास्थ्य सामान्य तरीका है फूड मुंह से लेने के लिए। लेकिन जब नाली डाल दी जाए, ये देख रहे हो नहीं, नाली डाल दी जाए तो इसमें लिक्विड जाता है, लिक्विड, और एकदम सलाइन लगा दी जाती है, सलाइन से जाता है, फिर वो, ये तीन तरीके से चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। चबाना और निगलना संभव ना हो तब वो सलाइन दिया जाता है।
सही आहार और जो अच्छा पोषण होता है ना, वो स्वस्थ जीवन शैली को, बहुत जो रोग होते हैं उनसे नियंत्रित करने से बचाने का काम करता है। हम जिन खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं उनमें वसा और शक्कर की मात्रा अधिक होती है तथा रेशेदार अन्य पौष्टिक तत्व कम होते हैं। शहरों की जो जीवन शैली है उसमें विभिन्न परिवर्तन हुए हैं। आहार में फैट सबसे ज्यादा हो गया है, शक्कर ज्यादा हो गई है, अधिक लवणयुक्त खाद्य पदार्थों का, अधिक सोडियम अंश वाले संशोधित खाद्य पदार्थों का उपयोग बढ़ रहा है, जिससे शारीरिक गतिविधियों में कमी आ रही है। रेशेदार भोजन, विटामिन व खनिज आहार न लेने के परिणाम स्वरूप बहुत सारे रोग बढ़ रहे हैं, जैसे मोटापा, मधुमेह, हृदय रोग, तनाव, डिप्रेशन जिसको बोलते हैं, हाई बीपी, कैंसर आदि संख्या के रोगों में मरीजों में बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही है। इसलिए बेटा, इसलिए मेरे गुल्लू बिल्लू, इसलिए बच्चों, मेरे फैट, ठीक है, जो फैटी चीज है उनको छोड़ दो, गुड फैट के सोर्स लो, जैसे घी हो गया, सीड्स ऑयल हो गए, इनको रखो अपनी डाइट में। लेकिन ये जो बाहर का खाना है, पिज्जा, बर्गर, मोमोज, फ्राई मोमोज, फिंगर्स, फ्रेंच फ्राइज, चिली पटेटो, मंचूरियन, इन सबको टाटा कर दो, बाय बाय कर दो। अगर अच्छा रहना है तो, ज़्यादा टाइम तक जिंदा रहना है, गुलू गुलू गुल करनी है तो। और अगर गुलू गुलू नहीं करनी है तो भैया छुट्टर खाओ, पिज़्ज़ा वाले को पैसा दो, मोमोज वाले को पैसा दो, उनको अमीर बनाओ, अपने घर की तिजोरी खाली करो, ठीक है। और अपने स्वास्थ्य को करो। पहले आप पिज़्ज़ा वालों को दोगे, बर्गर वालों को दोगे, मोमोज वालों को दोगे, फिर बाद में आप डॉक्टर को दोगे, हॉस्पिटल को दोगे। क्यों? क्योंकि आपको बीमारी होगी और बीमार के बाद आप उसको खाओगे, ठीक है। आपने अगर उसके जो फ्राई करता है ना, उसका तेल देखना, आपको तेल देख के ना उसके खाने की इच्छा नहीं होगी। पता नहीं क्या डालते हैं उसमें, पूरा तेल तेल में पूरा ऊपर वो फसूका टाइप का आ जाता है, स्कम टाइप का बन जाता है वो चीज़, ठीक है। चिरकालिक रोगों को रोकने से पोषण चिकित्सक उचित आहार का परामर्श और समुदाय में बेहतर स्वास्थ्य देखभाल बढ़ने में मदद करता है। वे समाज समूह जैसे विद्यालय, महाविद्यालय, अन्य संसाधनों में ऐसी समस्याओं को उत्पन्न होने से रोकने के लिए मार्गदर्शन दे सकते हैं, ठीक है। बीमारियों के उदाहरण मोटापा, मधुमेह, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप में, इसको बचाने के लिए क्या करना चाहिए? हमें टाइम टू टाइम कंसल्ट करनी चाहिए। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी इस पे सेमिनार्स कराने चाहिए ताकि हमें अपने फूड से प्रति अवेयरनेस हो, हम अपने मिलेट्स पे आ सकें, रागी, ज्वार, बाजरा जैसी चीज़ों पे आ सकें, ठीक है। इन सारी चीज़ों पे हम आ सकें। ठीक है। रोग की स्थिति में शारीरिक परिवर्तन होते हैं, पोषक तत्वों की प्रतिस्थापित दैनिक मात्रा में परिवर्तन, आप क्या क्या फील्ड में जा सकते हो, आप क्या क्या फील्ड में जा सकते हो डाइटिशियन आहार विशेषज्ञ का कोर्स करके, ठीक है। आहारिका का कार्य क्षेत्र, जीविका के स्तर, आहार सलाहकार बनना, चिकित्सकों के साथ आहार विशेषज्ञ का काम करना, डाइटिशियन का काम करना, रिसर्च करना, महाविद्यालय और कॉलेजों में पढ़ाना, चिकित्सक खाद्य पदार्थों का विनिर्माण और विकास करना। आप FMCG फैक्ट्रीज लगा सकते हो, खिलाड़ियों के लिए डाइट बनाना, ठीक है। उद्योगों कंपनी में सलाहकार होना, अस्पताल में सेवा देना, आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो हॉस्पिटल्स वगैरह में। थैंक यू। आपको जैसा भी लगा आप कमेंट में बता दीजिए और शेयर कर दीजिए। आपको होम साइंस की सीरीज़ लेके आ रहे हैं हम, एक दिन छोड़ एक दिन, जब भी वीडियो आएगा तो उसके लिए आपको बेल आइकन, नोटिफिकेशन का आइकन ऑन करना पड़ेगा, परमिशन देनी पड़ेगी। जब भी वीडियो आएगी आपको सबसे पहले आपको मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय मेरे गुल्लू गुल्लू।